जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जनरल स्टडी इजी एंड एक्यूरेट में। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे किसी भी वीडियो के या लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। आज के समय में हम अपनी डे टू डे लाइफ में किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट, क्राइसिस और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में हमेशा यूनाइटेड नेशंस का नाम जरूर सुनते हैं। आज के समय में हर वनडे एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम और किसी भी इंटरव्यू में इस टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक और जीके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। आज हम एक आसान तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। अगर इसके इतिहास की बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस के इतिहास की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 1 के बाद, जब अलाइड पावर ने सेंट्रल पावर को बहुत बुरी तरह हराया था। उसके बाद अलाइड पावर ने वर्ल्ड वार 1 में हुए डिस्ट्रक्शन और लॉसेज को देखते हुए एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन के बारे में सोची जो नेगोशिएशंस के जरिए फ्यूचर के वार और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सके। इसी के चलते अलाइज पावर ने 28 जून 1919 को उनके अपोनेंट जर्मनी के साथ पीस के लिए एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइले। ट्रीटी ऑफ वर्साइले साइन करने के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में इसके 42 फाउंडिंग मेंबर थे। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वाइड पहली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका गठन 10 जनवरी 1920 को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य नेगोशिएशन के जरिए फ्यूचर वार एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना और पूरे विश्व में शांति स्थापित करना था। आइए मैप के जरिए इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैप पर आपको डार्क ब्लू कलर में जितने मेंबर कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ये 42 मेंबर कंट्री लीग ऑफ नेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स थे। और जितने आपको स्काई ब्लू कलर में मेंबर कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ये सब 1920 के समय के लीग ऑफ नेशंस के फाउंडिंग मेंबर की कॉलोनीज थी। इसमें देखने वाली दो मुख्य बातें हैं। सबसे पहली मुख्य बात, लीग ऑफ नेशंस का आइडिया देने वाले यूएसए प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, जिसके लिए उन्हें 1919 का नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन यूएसए लीग ऑफ नेशंस का एक फाउंडिंग मेंबर भी नहीं था और इसका ज्वाइनिंग मेंबर भी नहीं था। और दूसरी बात यह है, इंडिया लीग ऑफ नेशंस का एक फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया की तरफ से लीग ऑफ नेशंस के चार्टर को बीकानेर के महाराजा श्री गंगाराम जी ने हमारे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेगो के साथ साइन किया। लेकिन दोस्तों, इस लीग ऑफ नेशंस में इसके सुपर पावर्स, जिसमें जापान, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम और बाद में जुड़े यूएसएसआर की डोमिनेंस की वजह से 1937-1938 आते आते लीग ऑफ नेशन अपने पतन के कगार पर थी। और इसी के चलते 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके बाद शुरुआत हुई वर्ल्ड वार 2 की। वर्ल्ड वार 2 के समय पे आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्ल्ड वार 1 की स्टार्टिंग में एक न्यूट्रल मेंबर था। लेकिन यूएसए पीछे के दरवाजे से अपने दोस्त यूनाइटेड किंगडम को सपोर्ट करता था। इसी के चलते ये आप पिक में देख सकते हैं, यूएसए प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट और उस समय के यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल 14 अगस्त 1941 को दोनों कंट्रीज के हेड अटलांटिक में मिलते हैं और एक चार्टर तैयार करते हैं जिसमें वो वर्ल्ड वार 1 के बाद विश्व के गोल्स को स्थापित करते हैं। और इस चार्टर को नाम दिया जाता है अटलांटिक चार्टर 1941। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और उसके बाद यूएसए भी अलाइड पावर के साथ वर्ल्ड वार 2 में कूद गया। वर्ल्ड वार 2 में आते ही यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के साथ मिलकर एक्सिस पावर के विरुद्ध लड़ने के लिए युद्ध की कुछ नीतियां और युद्ध के बाद के कुछ मुद्दों का एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट को इन दोनों मेंबर कंट्रीज ने उस समय के इनके दो स्ट्रॉन्ग दोस्त, जिसमें रसिया और चाइना थे, के साथ बातचीत के बाद इसको साइन किया। इन चारों मेंबर कंट्रीज को वर्ल्ड वार 2 में 4 पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता था। इन चारों के साइन करने के बाद
एलाइज पावर के 22 अदर कंट्रीज मेंबर ने भी अगले ही दिन इस चार्टर पर साइन कर दिया। 26 मेंबर्स के साइन करने के बाद पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट ने इस चार्टर को नाम दिया डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके बाद जैसे जैसे 1945 में युद्ध अपने समाप्ति की तरफ था, दुनिया के 21 अदर मेंबर कंट्रीज, जिनमें इंडिया भी इंक्लूड था, जो पूरे विश्व में शांति चाहते थे और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन चाहते थे, उनने भी इस चार्टर को साइन किया। उसके बाद 25 अप्रैल 1945 को 50 गवर्नमेंट डेलीगेशंस और बहुत सारे एनजीओ मिलकर सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग करते हैं, जिसमें वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के गठन के मुद्दे और उसके ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करते हैं। उसके बाद इसका एक मेंबर पोलैंड इसको कुछ दिन के बाद ज्वाइन करता है और 24 अक्टूबर 1945 को 51 मेंबर कंट्रीज के साथ विश्व की सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। कुछ बेसिक पॉइंट की सहायता से यूनाइटेड नेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की पहली मीटिंग। यूनाइटेड नेशंस की पहली मीटिंग मेथोडिस्ट हॉल लंदन में 10 जनवरी 1946 को की गई। 1952 तक यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर फिक्स नहीं था। 1952 में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनकर तैयार हुआ, जो आज के समय भी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल के रूप में सर्वसम्मति से नॉर्वे के डिप्लोमेट्स और एक रिवोल्यूशनरी ट्राइगवेलाई को बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस डे 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाना शुरू किया गया। आज के समय में यूनाइटेड नेशंस की 6 मुख्य लैंग्वेज है, जिसमें इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, अरेबिक, फ्रेंच और स्पेनिश है। अरेबिक लैंग्वेज को 1973 में यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड किया गया, लेकिन अरेबिक एक वर्किंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद समझते हैं यूनाइटेड नेशंस के एम्बलम के बारे में। यूनाइटेड नेशंस के एम्बलम को ध्यान से देखने पर पता लगता है यूनाइटेड नेशंस के एम्बलम पर एक ग्लोबल मैप डिपिक्ट किया गया है, जैसा ग्लोबल मैप आपको नॉर्थ पोल पे खड़े होने पर दिखाई देगा। और इस पूरे ग्लोबल मैप को 2 ओलाइव ब्रांचेज के बीच में एम्ब्रेस किया गया है। वो ओलाइव ब्रांचेज जो एक शांति का प्रतीक है। और यूनाइटेड नेशंस के एम्बलम को एक ब्लू कलर के फ्लैग में लगा दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है। यूनाइटेड नेशंस में आज के समय में 193 मेंबर कंट्रीज है, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस का सबसे लास्ट मेंबर साउथ सूडान था, जिसे 14 जुलाई 2011 को एक रेफरेंडम के बाद यूनाइटेड नेशंस में शामिल किया गया। आज के समय में यूनाइटेड नेशंस ने 2 मेंबर कंट्रीज को परमानेंट नॉन मेंबर ऑब्जर्वर्स की उपाधि दी है। उनमें पहला होली सी, जो वेटिकन सिटी का एक पार्ट है, और दूसरा है पैलेस्टीन, जो इजराइल का एक पार्ट है। आइए मैप के जरिए यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी स्काई ब्लू कलर में आपको मेंबर कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के 51 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, जिसमें इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। और उसके बाद 1960 आते आते पूरे विश्व में डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। डीकोलोनाइजेशन के बाद अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंस प्राप्त किए और यूनाइटेड नेशंस में ऐड होते गए। इसका सबसे लास्ट मेंबर था साउथ सूडान, जिसे आप मैप पर क्लियरली देख सकते हैं। साउथ सूडान 2011 में यूनाइटेड नेशंस में ऐड हुआ। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के गठन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का पहला ऑब्जेक्टिव था पूरे विश्व में शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस विश्व में होने वाले कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स पर अपने रिजोल्यूशंस प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद अपनी पीस कीपिंग फोर्सेज को ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीस बनाए रखने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस पर भेजता है। आज के समय में यूनाइटेड नेशंस के 13 ऑनगोइंग पीस ऑपरेशन चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का दूसरा मुख्य उद्देश्य ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने कुछ ही दिन के बाद यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट को एस्टेब्लिश किया। यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सेट ऑफ राइट्स, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल बेसिस थे, को तैयार किया, जिसके दम पर वह ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशंस का तीसरा मुख्य उद्देश्य
ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी कन्फ्लिक्ट्स, किसी भी डिस्प्यूट, किसी भी वार या किसी भी सिविल वार और नेचुरल डिजास्टर में इफेक्ट हुए ह्यूमंस को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराना है। इसका चौथा मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इसको प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपनी अलग अलग मीटिंग्स में अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड करता है और हर मेंबर कंट्रीज को उनको गेन करने के लिए अलग अलग टाइम लिमिट प्रोवाइड कराता है। और इसका सबसे लास्ट और सबसे मुख्य उद्देश्य था इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखना। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया है जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल लॉ को देखता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स पर एक नज़र डालते हैं जो इसके कार्य को पूरा करने में सहायता करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का सबसे मुख्य और पहला ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी डिस्प्यूट्स, किसी भी कन्फ्लिक्ट्स और किसी भी मुद्दे पर इसके 193 मेंबर कंट्रीज डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कराते हैं। यूनाइटेड नेशंस का दूसरा मुख्य ऑर्गन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना है। इसका तीसरा मुख्य ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में सोशल प्रोग्रेस को इंश्योर करना और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमंस को इंश्योर करना है। इसका चौथा मुख्य ऑर्गन यूनाइटेड नेशन ट्रस्टी काउंसिल था। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टी काउंसिल उन कंट्रीज को ट्रस्ट प्रोवाइड कराता था जो किसी स्ट्रॉन्ग मेंबर कंट्रीज की कॉलोनीज हुआ करती थी, लेकिन 1994 में इसका लास्ट मेंबर पलाऊ इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर गया। उसके बाद से यह यूनाइटेड नेशन ट्रस्टी काउंसिल लगभग इनएक्टिव है। इसका पांचवा मुख्य ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरे विश्व के अहम मुद्दों, डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करता है और अपनी रिकमेंडेशन देता है। और इसका लास्ट और सबसे मुख्य मेंबर है द सेक्रेटेरिएट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट इसके ऑर्गन्स और इसके कार्यों को पूरा करने के लिए अपने डे टू डे बेसिस पर काम करता है। इसके मुख्य अधिकारी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। आज के समय पे इसके मुख्य अधिकारी है एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के रोल पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात यह है यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग मेंबर में 51 मेंबर्स में इंडिया भी एक मेंबर था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन ने इंडिया ने बहुत हेल्प की है। आज तक 1060 मिलिट्री पर्सन यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया से भेजे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। इंडिया पूरे विश्व में पहला न्यूक्लियर वेपन स्टेट था जिसने यूनाइटेड नेशंस में एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के लिए डिमांड डाली और उसके बाद CTBT और NPF जैसी ट्रीटीज को साइन किया गया। और सबसे लास्ट में इंडिया ने अपने 3 मुख्य अदर कंट्री मेंबर के साथ मिलकर एक G4 ग्रुप की स्थापना की। 2005 में इन चारों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के रिफॉर्म्स के लिए डिमांड की। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं आने वाले समय में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। यूनाइटेड नेशंस के पार्ट 2 में हम आपके लिए इसके ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में फुल डिटेल वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। किसी भी करंट अफेयर टॉपिक और UPSC, PCS, SSC पर्सपेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में पाने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।